तो मेरी माँ हमें समझाया करती थी कि बेटा किसी भी चीज में पड़ जाना पर जुए की लत में ना पड़ना, क्योंकि जुआ किसी का ना हुआ, घर बर्बाद, खानदान बर्बाद, लोगों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। आपको पता है ना जुए ने किस किस तरह के युद्ध और किस किस तरह की दिक्कतें करवाई है, ये सब जानते हैं। इसका मैं विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार छोटे मोटे कानून की आड़ में लेकर कि भाई ये स्किल गेम है, रमी और पोकर जो है स्किल गेम है, इसके लिए क्लब चल सकते हैं, कैसे जुए का धंधा कराया जा रहा है और वो भी खुले आम नोएडा और गाजियाबाद में, जो हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कैद है। इसी को हम समझेंगे। सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट की जूही अरोड़ा जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे साथ पूर्व डिप्टी लीगल एडवाइजर ईडी के AC सिंह साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी DS चौहान साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अश्विनी दुबे जी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के हैं, और थोड़ी ही देर में मेरे साथ पूर्व DCP LN राव जुड़ेंगे और DM अवस्थी जी जुड़ेंगे, वो भी पूर्व DGP हैं। तो हम इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमने अभी तो आपको बताया है कि ये पोकर की आड़ में जुए के अड्डे किस तरह से चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे कैमरे पर पैसों का लेन देन कैद हुआ है। कायदे से अगर पैसे का लेन देन किसी भी इस तरह के क्लब के अंदर हो रहा है तो गैरकानूनी है, उसके ऊपर तुरंत रेड पड़नी चाहिए, ऐसे क्लब्स को बंद किया जाना चाहिए। आज हम कानून व्यवस्था और साथ ही साथ जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी आंख इस पूरे मसले पर खोलने जा रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे अपने स्टिंग ऑपरेशन का पहला पार्ट। तो जुआ एक ऐसी लत जो घर बर्बाद करती है, एक ऐसी लत जो खानदान बर्बाद करती है, एक ऐसी लत जो परिवार के अंदर आग लगा देती है। लेकिन कहां हो रहा है धड़ल्ले से जुए का खेल, तमाम नियम कानून के होने के बावजूद, ये हम आपको बता रहे हैं ऑपरेशन जोकर के अंदर। हमारी रिपोर्ट आपने देखी और समझा कि गेमिंग और गैम्बलिंग में अंतर क्या है, जुए और ऑनलाइन गेम्स को लेकर कानून क्या है, साथ ही ये भी समझा कि जुआ खेलना और खिलाना कितना संगीन जुर्म है। हमारी रिपोर्ट में आपने यह भी देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का रमी और पोकर स्किल गेम्स को लेकर आदेश क्या है। इस मुद्दे पर हम कानूनी और प्रशासनिक एक्सपर्ट से भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं स्टिंग ऑपरेशन। लाइव टाइम्स ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है और क्लब संचालकों का जो खेल अपने खुफिया कैमरे में कैद किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे पॉश शहरों में पोकर की आड़ में खुलेआम जुए के अड्डे चलाए जा रहे हैं। हमें पता चला कि स्किल गेम की आड़ में जुए का गोरख धंधा नोएडा के कई पोकर क्लबों में धड़ल्ले से चल रहा है। कानून को ताक पर रखकर यहां मनी गेम्स होते हैं, यानी जुआ खेला और खिलाया जाता है। इसकी पड़ताल के लिए लाइव टाइम्स के अंडर कवर रिपोर्टर ने नोएडा के सेक्टर 16A फिल्म सिटी का रुख किया। यहां पोकर क्लब में चल रहा था जुए का खुला खेल। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने ये पूरा अपने कैमरे के अंदर कैद किया है। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आजकल AI जनरेटेड तस्वीरों और वीडियो के जरिए भी झूठी और फ्रॉड खबरें परोसी जा रही हैं। लेकिन लाइव टाइम्स जो स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखा रहा है, जिस हैरान कर देने वाले सच को आपके सामने रख रहा है, उसकी एक एक तस्वीर और वीडियो 100% सही है और हमारे अपने खुफिया कैमरे से ली गई है। हम पक्के सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे राजधानी दिल्ली से जुड़े यूपी के शहरों में अवैध कारोबार फल फूल रहा है, कैसे पोकर क्लब्स में स्किल गेम्स की आड़ में चल रहे हैं कसिनो स्टाइल गैम्बलिंग के अड्डे। हमारा मकसद नोएडा गाजियाबाद में फैले गैर कानूनी गोरख धंधे को बेपर्दा करना है, जो न सिर्फ संगीन जुर्म है बल्कि उससे हजारों युवाओं की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है।
लाइफ टाइम्स के कैमरे में कैद तमाम तस्वीरें और वीडियो स्किल गेम्स की आड़ में गैम्बलिंग के सच को पूरी तरह से बेपर्दा कर देंगे। कैसे पोकर क्लब्स में सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, कैसे हाई कोर्ट के फैसले को ढाल बनाकर करोड़ों का अवैध कारोबार हो रहा है, ये हम एक एक कर आपके सामने रखेंगे। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कैद स्याह तस्वीरें देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। अपनी पड़ताल के लिए लाइफ टाइम्स की अंडरकवर टीम पहुंचती है नोएडा के सेक्टर 16A, जहां हमें एंटी सोशल नाम से चल रहे पोकर क्लब के बारे में जानकारी मिली थी। क्लब पहुंचते ही यहां हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की मुलाकात मैनेजर से होती है, जिससे बातचीत में ही क्लब में चल रहे मनी गेम्स का भंडाफोड़ हो जाता है। मैनेजर जिस तरह से बड़े आराम से सब कुछ बता रहा है, उससे साफ है कि उसे किसी बात का कोई डर नहीं है। सुनिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर और क्लब के मैनेजर के बीच हुई पूरी बातचीत। सिस्टम क्या रहता है यहाँ पे? वो तो भाई ये बता दूंगा मैनेजर आप हैं? गेम क्या होता है? बस वही होता है ना, पोकर कैसा? क्या सिस्टम है? मिनिमम बाय क्या है? 10 के मिनिमम बाय। और आपका क्या सिस्टम रहता है? मतलब आप हमसे क्या लेंगे? आईडी लेंगे आपकी। और मिनिमम कितने आवर का आपका है? 3+1 3+1 मतलब 3 घंटे प्ले टाइम, 1 घंटा कॉल टाइम। और आपका क्या मेंबरशिप फीस है या क्या है यहाँ पर? कुछ फीस नहीं है आपको। अगर 2 से 5 के बीच में आते हैं तो 2,500 रुपए का बोनस मिल जाएगा 2.5। तो आप क्या लेंगे मुझसे? आप कुछ कमाते ही होंगे ना? हम तो रेक लेंगे, आपसे क्या लेंगे? अच्छा रेक सबसे लेंगे। रेक कितने परसेंट है? रेक 6 के 5%। 5%। और मैक्सिमम क्या है? 6 के कैसे है? 6 के मैक्सिमम क्या मतलब 6,000 मैक्सिमम और 5%? हाँ जी सॉरी। लाइफ टाइम्स के अंडरकवर रिपोर्टर से बातचीत में क्लब मैनेजर ने साफ कर दिया कि सिस्टम क्या है। आमतौर पर क्लबों में मेंबरशिप फीस होती है, घंटे या महीने के हिसाब से फीस पे करना होता है। इसके बाद क्लब में आकर स्किल गेम खेला जा सकता है, लेकिन यहाँ का सिस्टम गेमिंग का नहीं, गैम्बलिंग का है। क्लब में वॉक इन एंट्री है, कोई मेंबरशिप फीस नहीं है। जिन चिप्स से पोकर खेला जाता है वो असल में पैसा ही है, मतलब पूरी तरह से अवैध कसिनो मॉडल। बाहर से दिखाने के लिए पोकर क्लब है, लेकिन अंदर होता है पैसों का गेम यानी गैम्बलिंग। ये जानते हुए भी कि गैम्बलिंग यूपी में पूरी तरह से गैर कानूनी है और संगीन जुर्म है, इसके बावजूद सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है। तस्वीरें और वीडियो देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि स्किल गेमिंग का सच क्या है। सेक्टर 16A के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने रुख किया नोएडा के सेक्टर 25A का। यहां मोदी मॉल में रियल गेमिंग क्लब के नाम से चल रहे पोकर के अड्डे का पता चला था। यहां भी लाइफ टाइम्स के कैमरे में सनसनीखेज सच बेपर्दा हुआ है। रियल गेमिंग क्लब में भी पोकर की आड़ में गैम्बलिंग खुलेआम चल रहा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जब पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ 30,000 से नीचे कोई टेबल ही नहीं थी। मतलब अगर आपको पोकर खेलना है तो कम से कम इतने रुपए के चिप्स खरीदने ही पड़ेंगे। क्या किसी स्किल गेमिंग या पोकर क्लब में इस तरह का नियम होता है? बिल्कुल नहीं। दरअसल यहाँ खुलेआम पैसे लगाकर पोकर खेला जाता है, जो कि गैम्बलिंग की कैटेगरी में ही आता है। रियल गेमिंग क्लब में हमारे रिपोर्टर की मुलाकात ध्रुव और विष्णु से हुई। यहाँ क्या आपका सिस्टम है? केवाईसी होने के बाद मिनिमम बाय क्या है? मिनिमम 10,000 10+7 7,000 बोनस। और उसमें टेबल टाइम क्या है?
आप तो बोलो ना, मैं तो सब जगह मिलूंगा सर आपको, मैं जहाँ जाओगे वहीं मिलूंगा आपको। अच्छा क्या नाम है आपका सर? तो यहाँ पर और क्या आपका क्या है, कोई क्लब चार्ज वाला है सिस्टम? नहीं, मिनिमम बाइंग। और आप क्या लोगे आपका? एक चार्ज 5%। अब एक 5% मिनिमम क्या है? 5% मिनिमम बता दो, 12 रेट तो 5% ही है, कर हुआ है मिनिमम मैक्सिमम सब 5%। मैक्सिमम जैसे वहाँ पर था 5000 1 लाख के, वो तो जो रेट इसमें से कटेगी ना इसके अंदर, तो वो भी तो 5% ही बनेगा ना। नोएडा में इस तरह के कई क्लब चल रहे हैं जहां स्किल गेमिंग के नाम पर गैम्बलिंग होती है। हर जगह इसी तरह का नियम हमें देखने को मिला है। हम एक एक कर कई और क्लबों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि रियल गेमिंग क्लब में भी वॉक इन एंट्री है और खिलाड़ियों को सिर्फ चिप्स खरीदना है जिससे गेम खेला जाता है। मतलब पूरी तरह से अवैध कसिनो मॉडल क्लब में लागू है, जबकि यूपी में किसी भी तरह से कसिनो और पैसे लगाकर गेम्स की परमिशन नहीं है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। हमारी पड़ताल यहीं नहीं रुकी, आगे हमने नोएडा में चल रहे कुछ और पोकर क्लब्स का रुख किया। आगे आपको दिखाएंगे कि दूसरे पोकर क्लब्स में क्या कुछ दिखा और हमारे कैमरे में क्या कैद हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन जोकर। मैं इसे क्लब नहीं कहूंगा, आपको लगता है इसे पोकर क्लब कहा जाए, लेकिन नहीं, ये जुए के अड्डे हैं। कानून को कैसे धता बताया जाता है, कानून का कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के लोगों के द्वारा, आज उसकी कलई खुल गई है। हम इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ जूही अरोड़ा जी हैं, वरिष्ठ वकील, एसी सिंह साहब हैं, पूर्व डिप्टी लीगल एडवाइजर ईडी के, डीएस चौहान साहब हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के, और अश्विनी दुबे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए जूही जी, क्या इसको आप क्लब कहेंगे जहां पर एंटरटेनमेंट होता है, या स्किल गेम होता है, या आप इसे जुए का अड्डा कहेंगे? देखिए, बड़ी खूबसूरती से इसका नाम दे दिया गया है कि ये स्किल गेम है, लेकिन मैं आपके शो के माध्यम से बता सकती हूँ कि ये स्किल गेम रिगार्डलेस कोई भी स्किल गेम हो, लेकिन जहाँ पे भी मॉनेटरी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाती है, हर दाव पे पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो गैम्बलिंग की श्रेणी में आता है। अब देखिए 30,000 के काउंटर, कम से कम 30,000 के काउंटर लेंगे। जैसे कवर चार्जेस होते हैं ना कि आपको 2,500 का खाना खाना ही पड़ेगा, वैसे 30,000 के काउंटर जब आप लेंगे तब आपको वहां पर टेबल मिलेगी। मैं सीधे पूर्व डीजीपी साहब चौहान साहब के पास चलता हूं। चौहान साहब, मैंने माना कि इसको स्किल गेमिंग का नाम दिया गया, पोकर क्लब कहा गया, एक इसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे कैसे चल सकता है इस तरह का सोफिस्टिकेटेड जुए का अड्डा, जहां हाई सोसाइटी के लोग पहुंचते हैं और वो जुआ खेलते हैं? सर्वप्रथम मैं लाइव न्यूज और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस तरह के जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। आपने समाज की सेवा की है और पुलिस को इस पे तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, रेड्स करनी चाहिए ऐसी जगह पे, और जो लोग ये अड्डे चला रहे हैं उनको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए और प्रेडिकेट ऑफेंस कायम करके जो है ईडी को रेफर करना चाहिए कि ये जो पैसा कमाया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ताकि इसमें ईडी भी अपनी कार्रवाई कर सके। आपने बिल्कुल ठीक ये कहा। बहुत अच्छा स्कैंडल आपने, आप बोल सकते हैं सर, कंप्लीट करिए अपनी बात। बहुत अच्छा स्कैंडल आपने ये जनता के सामने रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लाइव न्यूज को देख के विशेष करके जो पेरेंट्स हैं जिनके यंग बच्चे जो है वो अगर ऐसी जगह जा रहे हैं तो वो अलर्ट हो जाएंगे कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें समाज का भी बहुत बड़ा रोल है कि समाज इस तरह के चीजों को, इस तरह के अड्डों को बायकॉट करे और वहां पर अपने परिवारजनों को न भेजे। थैंक यू। अश्विनी दुबे जी, आप कैसे देखते हैं? जूही जी ने कहा कि यह साफ तौर पर जुए का अड्डा है, कानून की जिस तरीके से आड़ ली जा रही है, आपको नहीं लगता ऐसी जगहों के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह से चौहान साहब ने कहा है? और ये स्किल गेमिंग क्या भला है जिसको लेकर कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई स्किल गेम तो चल सकता है?
देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है उसने कौशल वाले जो गेम हैं उनको लेकर के और खास तौर से जो गैम्बलिंग है उसके बीच में एक फाइन लाइन, एक डिस्टिंक्शन तय किया। कहा कि जो ऐसे गेम्स जो किसी की कौशल प्रतिभा से संबंधित हो उसको बैन नहीं किया जाता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार से गैम्बलिंग को, किसी भी प्रकार से ऐसे गेम को जिसमें पैसे का अवैध तरीके से लेन देन शामिल हो, या जो भारत में गैम्बलिंग एक्ट 1967, प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1867 का, उसमें जो भी प्रोहिबिटेड चीजें हैं उसका इस्तेमाल हो। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है, जिसमें देश में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया और 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ। 1 अक्टूबर से कानून लागू किया और इसमें देखिए रियल मनी गेम्स पर रोक लगी, सजा जुर्माना आया कि 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 तक का जुर्माना हो सकता है। और एक रेगुलेटरी, दीपक जी, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी और गेम्स को रजिस्टर करेगी और तय करेगी कौन सा गेम रियल है और कौन सा गेम मनी गेम है। माने जो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, जैसे कि आप देख पबजी और फ्री फायर जैसे जो ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स थे, आप उनमें भी देखिए जिस तरीके से लोग सुसाइड कर रहे थे, बच्चे पबजी के शिकार होते जा रहे थे, इस तरह से नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी था। परंतु सवाल यहां यह है कि जब आप स्किल बेस्ड गेम की आड़ में गैर कानूनी कार्य संचालित करते हैं तो ये अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुरंत एक्शन ले। आपको और आपकी पूरी टीम को दीपक जी बहुत साधुवाद कि आपने एक ऐसे गिरोह का, ऐसे सिंडिकेट का जो ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था और दिल्ली में, ठीक समझिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाक के ठीक नीचे जो चीज चल रही थी और यहां पर अधिकारियों को खबर तक नहीं थी, तो आपने एक सामाजिक कार्य किया है और साथ ही साथ ऐसे लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको, उनके ऊपर तुरंत प्रोसिक्यूशन है। दूसरी बात दीपक जी, बिना पुलिस की नजर में आए या बिना पुलिस के सपोर्ट सिस्टम के कोई भी एक गेम नहीं चल सकता, ये आप जानते हैं। यानी एक पत्ता भी एसएचओ की मर्जी के बिना उस थाने में, जुरिस्डिक्शन में नहीं हिल सकता है। सवाल यह है कि इस तरह के जो गेम्स जो प्रोहिबिटेड हैं, जहां पर कि ब्लैक मनी का लेन देन हो रहा है, जहां पर कि मनी कौन से अवैध पैसे का, हवाला के पैसे का लेन देन हो रहा है और एक प्रोहिबिटेड गेम चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है। इसलिए यह जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि इमीडिएट एक्शन। और ना सिर्फ गाजे, आप तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको कि आपने एक ऐसा नोबल इनिशिएटिव लेकर के पब्लिक को अवेयर किया। देश में किस तरीके से रियल स्पोर्ट्स, ऑनलाइन स्पोर्ट्स, गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच की जो सारी दीवारें हैं उनको हटाते हुए किस तरीके से अवैध पैसे का कारोबार हो रहा होगा, ये आप समझिए। सर, आपने दिखाया अपनी स्टिंग ऑपरेशन में कि 30,000 से नीचे की कोई टेबल ही नहीं थी। यानी वहां पहुंचने वाले सारे जो गेम्स थे वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के थे। तो आप समझिए कि इस और इमीडिएट एक्शन, मैं समझता हूं चौहान साहब ने तो जो बात कही, बिल्कुल सही बात कही, इमीडिएट एक्शन बिल्कुल सही कहा आपने, बेस बना के होना चाहिए। और आपका जो स्टिंग ऑपरेशन, बिल्कुल सही कहा अश्विनी जी। अब मैं सीधे सिंह साहब के पास चलता हूं। सिंह साहब, ये तो पूरा ब्लैक मनी का खेल है, तो क्यों ना पुलिस के साथ इसमें, क्या ईडी इसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई कर सकता है सीधे? क्या ब्लैक मनी का जो है जुए का खेल है, इसके ऊपर क्या नियम कानून कहते हैं, खास तौर से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में? देखिए, ऐसा है कि तो प्रकरण दिखाया है आपने और मैं बहुत इससे बधाई आपको देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें जिस पैमाने पे रुपए का लेन देन हो रहा है इस आड़ में कि ये गेमिंग, स्किल गेमिंग है, जो कि सर्वथा गलत है। और दूसरी बात ये है कि इन सारे मामलों में मैं आपको बताऊं, अगर प्रॉपरली तफ्तीश की जाए तो जो ये 4 लोगों की टेबल होती है उसमें 2-3 बंदे उस क्लब के रहते हों और जो जितने लोग भी वहां जाते होंगे गेम खेलने के इरादे से वो लुट के आते हैं और ये पैसा निश्चित तौर पे
जो जहां 30,000 की टेबल है ये अपने पास नहीं रखते होंगे, तत्काल उसको हवाला वगैरह के माध्यम से बाहर भेज देते होंगे। दूसरी बात है, जो लोग इतना पैसा लेके आते हैं, आप जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में के अनुसार 20,000 रुपए से ज्यादा आप एक दिन में खर्च नहीं कर सकते हैं कैश में, और यहाँ 30,000 की टेबल सज रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे मामले में ईडी पुलिस के साथ मिलकर के भी रेड कर सकती है। शेड्यूल्ड ऑफेंस के बारे में जहां तक सवाल है, क्योंकि पीएमएलए में शेड्यूल्ड ऑफेंस का होना अवश्यंभावी है, लेकिन ऐसे मामलों में चीटिंग भी होती होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है जितने लोग आते होंगे अगर तफ्तीश की जाए तो बहुत से लोग लुट के गए हों। तो इस सूरत में चीटिंग तो 420 का आईपीसी का ऑफेंस तो बनता ही बनता है, और ये इस तरह से किया जा रहा था कि कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत तो 120 भी लगेगा इसमें, और जो एक्ट है जिसका वायलेशन है ये वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसको बंद करवाना बहुत जरूरी है। बंद करवाना जरूरी है, ठीक है, आपने बंद करवाना बहुत जरूरी है। सत्येंद्र सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा ही। सर ने जैसे बताया, कहा कि 20,000 से ज्यादा आप एक दिन में कैश खर्च नहीं कर सकते, और 30,000 की तो यहाँ पर एक टेबल पर जाने के कवर चार्जेस हैं। यानी आप सोचिए इस जुए की मात्रा कितनी बड़ी होगी, और बकायदा जुए वाले हैप्पी आवर भी दे रहे हैं। वैसे मैंने जूही जी जुए में आज तक किसी को जीतते हुए नहीं देखा। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना खतरा उठाकर इतना बड़ा काम किया है। और मैं ये आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं इनकम टैक्स से नहीं हूं, मैं भी ईडी से ही हूं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं जानना चाहता था क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, सत्येंद्र सिंह साहब आप उसको भी बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। और सर ने कहा कि हवाला ट्रांजैक्शन ऐसी जगहों पर होगा क्योंकि इलीगल कमाई को आप बैंक में तो जमा नहीं करा सकते। दीपक जी, इसमें ईडी सबसे बड़ा यह है कि अभी जो हवाला पहले होता था लोकल हवाला, अब ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू वैलेट के थ्रू विदेश में चला जाता है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े क्लासिकल एग्जांपल हैं ये, कि जहां इस तरह से पैसा विदेश में भेज दिया जाता है। तो ईडी की जांच तो बनती ही, लेकिन इसमें क्योंकि शेड्यूल ऑफेंस होना बहुत जरूरी है ईडी के लिए, ईडी अपने आप कोई एक्शन नहीं ले सकती। जैसा एसी सिंह साहब ने बताया, चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी दोनों आती हैं, जो कि बीएनएस की धारा 318 और 61 ये शेड्यूल ऑफेंस में है। ठीक है, आपने कहा ये सिविल ऑफेंस के अंदर है, लेकिन ईडी कब इन्वॉल्व होती है? अगर इस मामले में छोटी सी भी एफआईआर हो जाए इन क्लब्स के खिलाफ तो ईडी तुरंत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन चौहान साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पुलिस की जानकारी के बिना सेक्टर 16A नोएडा की कितनी पॉश जगह, आप देखिए ज्यादा दूर नहीं है नोएडा पुलिस का कमिश्नरेट, वहां से पुलिस थाना भी ज्यादा दूर नहीं है, और जितने बड़े बड़े दफ्तर हैं, और मैं तो खासकर कहूँगा न्यूज़ चैनल, उनके दफ्तर 16 के अंदर चलते हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे बात कर लूँ तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, जो कानून पालन करना, जिसका देश के लिए जो कानून बनाती है, उससे भी सेक्टर 16A की दूरी जो है मेरे ख्याल से 16 किलोमीटर के आसपास ही होगी। तो पुलिस की नाक के नीचे बिना जानकारी के ये कैसे चल सकता है चौहान साहब? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है कि पुलिस को जानकारी न हो, क्योंकि पुलिस में बड़ा सिंपल सिस्टम है कि कांस्टेबल्स के लिए बीट होती है, सब इंस्पेक्टर के लिए चौकी का क्षेत्र होता है, तो उसको पूरी इलाके की जानकारी होती है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने पहले, तो उसका वजह एक मुझे जो लगता है, जो अभी अश्विनी दुबे जी ने, वकील साहब ने बताया कि हाईकोर्ट ने ये कहा कि स्किल गेम आप कर सकते हैं,
और स्किल गेम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, आप खेल भी सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन जो डिवाइडिंग लाइन है वो ये है कि स्किल गेम की आड़ में आप स्किल गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। ये एविडेंस इकट्ठा करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ तो लाइव न्यूज ने ये एविडेंस इकट्ठा करके दिया है। तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को जांच ऑर्डर करनी चाहिए कि उनके कर्मचारियों को क्यों नहीं पता चला, और आपके मुझे लगता है चौहान साहब जो है उनकी तकनीकी कुछ दिक्कत है। लेकिन जूही जी, मैं यहाँ से आपसे समझना चाहूँगा, लोग कहते हैं जैसे ये कैसे चल रहा है, क्योंकि एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि स्किल गेम चल सकता है, ठीक है, आप पैसे को इन्वॉल्व मत करिए, जुआ मत खेलिए, तो पोकर एक स्किल गेम है, रमी एक स्किल गेम है, लेकिन यहाँ जुआ हो रहा है। तो ये जो जुए का लेन देन, पैसे का लेन देन, उसके बदले काउंटर खरीदना, क्या ये एक तरीके से सबूत नहीं है पुलिस के सामने कि हाँ इस पर सीधी कार्रवाई और अरेस्टिंग इस पूरे मसले पर इन क्लब के मालिकों की या इससे जुड़े हुए लोगों की हो सकती है? जी बिल्कुल दीपक जी, यही नहीं, मैं बोलूँगी कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस जंगली जो गेम्स हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका आई थी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि आपको जो है स्किल गेम्स को एक माइन्यूट लाइन से रखना है। ये नहीं कि आप स्किल गेम कह के आप उसमें जुए की लत रखें या पैसे का किसी भी तरीके से अगर लेन देन है तो वो गैम्बलिंग और बैटिंग की श्रेणी में आएगा सीधे सीधे। और जैसे ही वो फॉल होता है और अगर किसी तरीके से इसकी रिपोर्टिंग होती है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कोई रिपोर्टिंग नहीं करता। अगर पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं करती तो नागरिक अपना अच्छे से काम नहीं करता। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के झंझट में कौन पड़े, बिल्कुल सर, कौन जाए, कौन बताए कि यहाँ जुआ खेला जा रहा है। आप ये देखिए कि जहाँ पोकर चल रहा है, क्या उसके क्लब के स्टाफ नहीं इन्वॉल्व होता या आसपास लोगों को नहीं पता होता? जी बिल्कुल पता होता है। आज मेरे घर के बगल में कोई आके रहने लगे और वहाँ कुछ 4-5 आदमियों की हर दिन फौज बने, क्या मुझे नहीं पता होगा? पर हम कितने लोग उठ के रिपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसके आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ ऑपरेटर ही नहीं है जो गुनहगार है, सिर्फ क्लब का ओनर ही नहीं है जो गुनहगार है, जो प्लेयर्स हैं उन पे भी कार्रवाई हो सकती है, वो भी सजा की श्रेणी में आते हैं, उन पे भी 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा वो भुगत सकते हैं। कुछ फाइन्स दिखाया को ये पूरे हमारे लॉ में दिए गए हैं। और ये एक धारा में नहीं, आप देखिए बीएनएस में अलग इस पे प्रावधान बनाए, आप ये गैम्बलिंग एक्ट अलग बने हुए हैं, आईटी एक्ट में अलग फॉल होते हैं, तो ये तो किसी तरीके से बच ही नहीं सकते। मनी लॉन्ड्रिंग में अलग फॉल होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में अलग होते हैं, बिल्कुल। तो इस तरीके के मामलों को मैं एक चीज और जूही जी, अश्विनी दुबे जी से समझता हूं। अश्विनी दुबे जी, जूही जी ने बताया कि ये अपने आप में पूरी तरह एक सबूत है, जो पैसे का लेन देन काउंटर के साथ हो रहा है, काउंटर जब दिया जा रहा है। लेकिन एक अड्डा हमने बताया जो मोदी मॉल के अंदर है, सेक्टर 25 के अंदर। अब मोदी मॉल, सोचिए आप कितना फुटफॉल होता होगा, मॉल में परिवार भी जाते होंगे, बच्चे भी जाते होंगे, बाकी लोग भी जाते होंगे, और मॉल की सुरक्षा के लिए आपको पता है दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना भी पुलिस की एक बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि हम भगवान का लाख शुक्र है कि हाल ही के दिनों में हम आतंकवादी हमलों के शिकार नहीं हुए, लेकिन इस तरह की जानकारी होती है और इस तरह की जगहों पर खास ख्याल रखा जाता है। अब ऐसे में मॉल के अंदर नाक के नीचे ये चल रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है दुबे जी? दीपक जी, एक प्रॉक्सिमेट लिंक होता है, जैसे मैंने बताया ना, उस एरिया में शांति व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार लोग और उस इलाके में अवैध गतिविधियां संचालित करने वाले लोग, इन सब के बीच में एक प्रॉक्सिमेट लिंक होता है जो हिडन होता है, जो बाहर से नहीं दिखता है। मॉल जैसी एक ऐसी जगह जहां सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो रही हो, जहां कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक एक व्यक्ति का एक पूरा सिस्टम वहां पर सिक्योरिटी का हो, एक ही जगह पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कई कई घंटों तक बैठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन भारत में जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए, बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाए, तब तक हम सबक नहीं लेते हैं। सिस्टम सोता ही रहता है, जागता नहीं। स्टिंग ऑपरेशन की जो फुटेज है वो अपने आप में सफिशिएंट है। दीपक जी, स्टिंग ऑपरेशन के जो फुटेज हैं वो अपने आप में सफिशिएंट है प्राइमा फेसी ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि कौशल के खेल के आड़ में हवाला का कारोबार
जुआ खेला जा रहा है। तीसरी बात, आप याद करिए दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दिया था जिसमें कहा था अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग एप्स का टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक है, इसलिए इन्हें रेगुलेट करने के लिए कानून बनाना जरूरी है। केंद्र ने कहा था कि ऑनलाइन पैसे वालों गेम तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और कुछ मामलों में आतंकवाद की भी फंडिंग हो रही है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और जो ये बड़ी गेमिंग कंपनियां हैं, बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशन का इस्तेमाल करती हैं, जिससे जो यूथ है वो इमीडिएटली उससे अट्रैक्ट होता है और कमजोर वर्गों तक इन एप्स की पहुंच से असर बढ़ जाता है। इससे ना सिर्फ इकोनॉमिकल कंट्री का नुकसान हो रहा है बल्कि सुसाइड के भी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हर राज्य का आप डाटा देखेंगे तो बड़ी ज्यादा संख्या होगी। उस सब के बाद भी एक भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में, राष्ट्र की राजधानी के साथ लगा हुआ अगर इतना बड़ा, इतने व्यापक पैमाने पर ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चल रहा है जहां पर लाखों रुपयों का कथित तौर पर लेन देन हर रोज हो रहा है, आपके वीडियो फुटेज सफिशिएंट है ये स्टैब्लिश करने, उसके बाद भी एक्शन नहीं होना, मैं समझता हूं कि ये जो है कानून व्यवस्था के लिए खतरा। तीसरी बात, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्लैंकेट अलाउ नहीं किया कि आप रमी, ताश या पोकर जो आप अलाउ कर रहे हैं, उन्होंने कहा जब प्रशासन ने बैन लगाया था तो प्रशासन ने कहा था कि शांति व्यवस्था इससे भंग होती है, तो कोर्ट ने कहा कौशल का गेम वर्सेस प्रोहिबिटेड गेम, जुआ, तो इन दोनों के बीच में बोले कि स्किल्ड बेस्ड गेम है इसलिए शांति व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, लेकिन यह नहीं कहा कि जो प्रशासन का बैन है वो अनुचित है। आज भी उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है आपके ही रिपोर्ट को बेस बना करके, सुप्रीम कोर्ट में भी ए, उसी कोर्ट में रिव्यू में बी, और इमीडिएटली जो वो ऑर्डर है उसको संज्ञान लेकर के वो कोर्ट की नजर में भी लाया जा सकता है। नंबर तीसरा, ब्लैंक सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहता कि आप जाइए और आप गतिविधियां संचालित करिए। और इसमें एक बात और सुन लीजिए, अब लास्ट में बीएनएस की धारा 318 अभी बताया भी सिंह साहब ने, धोखाधड़ी से संपत्ति प्राप्त करना, बीएनएस की धारा 3(6) समान इरादे से किया गया समान अपराध। मैं समझ सकता हूं कि जो गैम्बलिंग एक्ट है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, 6 महीने से 2 साल तक की सजा है, लेकिन बीएनएस में की सुसंगत धाराओं में तो ऑलरेडी प्रोविजन है, ठीक है, उस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। ओवर टू यू जी। ठीक है,